नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी में। कल के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्विच केस, एक कंट्रोल स्टेटमेंट जिसका नाम था स्विच केस, और इसका एक प्रोग्राम भी बना करके हमने देखा था जिसमें हमने वीक डेज को प्रिंट किया था। हम 1 से 7 के बीच में कोई भी एक नंबर इनपुट करते हैं और जो भी नंबर इनपुट करते हैं हफ्ते का वो दिन प्रिंट होता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 3 दिया, 3 इनपुट किया तो आउटपुट आपको मिलता था, आपको रिजल्ट मिलता था ट्यूसडे, 5 देने पर थर्सडे, 6 देने पर फ्राइडे, 1 देने पर संडे। इस तरह जो भी दिन हमने इनपुट किया, जो भी नंबर इनपुट किया, उस नंबर का वीकडे प्रिंट होता था। और यदि हम 1 से 7 के बीच नंबर नहीं देते, मतलब 1 से 7 के अलावा कोई नंबर हम इनपुट करते हैं लाइक 9, 11, तो ऐसे में आउटपुट हमें क्या मिल रहा था? इनवैलिड चॉइस, राइट। और ये प्रोग्राम हमने बनाया था स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करके। आइए इसी कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करके हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम 2 नंबर्स इनपुट करके उन नंबर्स के साथ वेरियस अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ऑलराइट, चलिए इस प्रोग्राम को देखते हैं। डायरेक्ट प्रोग्राम बनाएंगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी चीजें। ये था हमारा कल वाला प्रोग्राम जिसमें हमने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये सब प्रिंट किया था। नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं, उसको नाम दे देते हैं। पहले तो फाइल को हम m13.cpp। ऑलराइट, अब यहां पर सबसे पहला काम एज यूजुअल हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, राइट। अब मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले काम क्या करना है, आइए पहले समझ लेते हैं एग्जैक्टली हमें करना क्या है। ठीक है, मतलब प्रोग्राम का आउटपुट, जो प्रोग्राम का रिजल्ट है, जो हमारा व्यू है, वो कैसा आना चाहिए। अगर ये हमें पहले से क्लियर हो तो काफी चीजें आसान हो जाती हैं, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता प्रोग्राम बनाते समय। तो एग्जैक्टली हमें करना क्या है, हम चाहते हैं जैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो सबसे पहले हमारे सामने लिख करके ऐसा आना चाहिए, एंटर फर्स्ट नंबर। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे पहले तो हमें 2 नंबर्स इनपुट कराने होंगे और उन दोनों नंबर्स के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, यहां पर आपसे पहली वैल्यू मांगी जाए तो हमने मान लेते हैं दे दिया 60, राइट। जैसे एंटर किया तो यहां पर आपका मैसेज प्रिंट होना चाहिए एंटर सेकेंड नंबर। ऑलराइट, अब यहां पर आपने सेकेंड नंबर सपोज इनपुट कर दिया 10। अब इसके बाद जैसे ही सेकंड नंबर इनपुट करके हम एंटर करें तो हमारे सामने कुछ मैसेजेस प्रिंट होके आनी चाहिए। लाइक ये मैसेज आना चाहिए, प्रेस 1 फॉर समेशन। मतलब ये जो दोनों आपने नंबर्स दिए हैं 10 एंड 60 एंड 10, इन दोनों को अगर आपको ऐड करना है तो आपको क्या प्रेस करना होगा? 1। देन प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको प्रेस करना होगा 2। प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लाई, एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए आपको 3 प्रेस करना है, एंड प्रेस 4 फॉर डिवीजन। ऑलराइट, तो ये 4 मैसेज हम चाहते हैं आने चाहिए। इसके बाद इसके नीचे एक मैसेज आना चाहिए, एंटर योर चॉइस। ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हैं। यहां पर आपसे इनपुट मांगा जाए, एंटर योर चॉइस। यहां पर आपको अपनी चॉइस इनपुट करनी है, ऑप्शन इनपुट करना है। इन चारों में से जो भी काम आप करना चाहते हैं 1, 2, 3, 4, इन चारों में से कोई एक यहां पर आपको नंबर इनपुट करना है। सपोज आपको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए क्या ऑप्शन है? 3। आपने यहां इनपुट किया 3 करके जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहां पर आपको आउटपुट मिलना चाहिए मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 600। ऑलराइट, अगर आपने यहां दिया होता 1 तो यहां आउटपुट क्या होना चाहिए? समेशन इक्वल टू 70। 2 देने पर सब्ट्रैक्शन इक्वल टू 50, 4 देने पर डिवीजन इक्वल टू 6, और 3 में मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 600। ये हमारे प्रोग्राम का आउटपुट होना चाहिए। इसके लिए हमें बनाना है प्रोग्राम और यहां यूज करेंगे हम स्विच केस स्टेटमेंट। ऑलराइट, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें 2 नंबर, अच्छा यहां पर हमें जरूरत कितने वेरिएबल्स की पड़ने वाली है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहां 2 वैल्यू तो हम इनपुट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स 2 वेरिएबल तो यहां चाहिए।
राइट। फिर यहां पर हम ऑप्शन इनपुट कर रहे हैं तो एक वेरिएबल यहां भी चाहिए। और अगर ये जो रिजल्ट हम फाइंड कर रहे हैं, अगर रिजल्ट को भी आपको वेरिएबल में स्टोर करना है तो आपको चौथे वेरिएबल की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर डायरेक्ट दिखाना चाहते हैं बिना किसी वेरिएबल में रखे तो आप 3 वेरिएबल में भी इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमने 3 वेरिएबल्स ले लिया, राइट। अब सबसे पहले क्या करना था, हमें 2 नंबर्स इनपुट कराने थे। तो पहले तो यहां पर हमने दे दिया एक मैसेज, एंटर फर्स्ट नंबर, देन इनपुट करा लिया हमने ए के अंदर पहली वैल्यू, राइट। देन दूसरी वैल्यू इनपुट करा ली हमने वेरिएबल बी के अंदर। 2 वेरिएबल्स मिल चुके हैं हमें। अब इसके बाद हमें मैसेज प्रिंट करने थे, कौन से, ये चारों मैसेज, ये चारों नहीं बल्कि ये 5, राइट। प्रेस 1 फॉर समेशन। तो मैसेज प्रिंट करना तो सबसे सिंपल काम है C++ में, ये आपको भी पता है। तो यहाँ पर हमने 4 मैसेज प्रिंट कर दिए। मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं, बस डबल कोट लगाया, बीच में लिख दीजिए जो भी लिखना है, आप जो मैसेज प्रिंट करना है। यहाँ लिख दिया हमने प्रेस 1 फॉर समेशन, राइट। फिर लाइन चेंज करनी है, अगला मैसेज नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो यहाँ स्लैश लगा दिया, और राइट। 4 मैसेज हैं, 4 हमने बना दिए, प्रेस 2, 3 एंड 4, राइट। 4 किसके लिए था, डिवीजन। देन मल्टीप्लिकेशन के लिए 3 एंड सब्ट्रैक्शन के लिए 2। ये हो गए हमारे मैसेजेस। यहां पर हम 2 लाइन का गैप दे देते हैं ताकि ये वाला जो मैसेज हमारा ये थोड़ा सा गैप दे करके आए, ठीक है। तो अगला मैसेज क्या हमारा, एंटर योर चॉइस। ओके, तो यहां पर हमने मैसेज दे दिया एंटर योर चॉइस। ऑलराइट, अब इसके बाद हमें चॉइस इनपुट करनी है। तो उसके लिए हमने सी वेरिएबल लिया हुआ है ABC। तो यहां पर हमने C के अंदर वैल्यू इनपुट करा दी, C इन C, राइट। अब ये जो C वेरिएबल है इसी के अंदर आपने अपनी चॉइस इनपुट की है 1 2 3 4। तो इसी C वेरिएबल को यहां पर बनाया जाएगा स्विच वेरिएबल। तो यहां पर हमने C को बना दिया स्विच वेरिएबल। ऑलराइट, अब 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो हम यहां पर बनाएंगे 4 केसेस। जितने ऑप्शन उतने केसेस। केस 1, केस 1 में क्या करना है हमें, समेशन इक्वल टू A और B को ऐड करके प्रिंट करना है। तो यहां पर हमने सीधा सीधा प्रिंट कर दिया समेशन इक्वल टू A प्लस B, दैट्स इट। फिर यहां पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लिया। ऑलराइट, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस, यानी फर्स्ट ऑप्शन। ये दूसरा केस हो गया, यानी तीसरा केस, चौथा केस। 4 ऑप्शंस थे, और अगर डिफॉल्ट भी देना है तो यहां पर डिफॉल्ट भी दे सकते हैं, यानी कि इनवैलिड ऑप्शन। ऑलराइट, अब यहाँ चेंजेस जो भी करने हैं हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सेकंड केस, थर्ड केस एंड फोर्थ केस। फोर्थ केस क्या था, डिवीजन इक्वल टू A अपॉन B। मल्टीप्लिकेशन के लिए था 3, थर्ड ऑप्शन था मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू A इंटू B। देन सब्ट्रैक्शन, सेकेंड ऑप्शन था सब्ट्रैक्शन, तो यहां पर हम दे दिया सब्ट्रैक्शन इक्वल टू A माइनस B, राइट। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हमसे मांगा जा रहा है। पहला नंबर दे दिया हमने 60, सेकंड नंबर मांगा दे दिया 10। ये आ गए चारों ऑप्शंस। एंटर
press 1 for summation, press 2 for subtraction, press 3 for multiply, press 4 for division, right? Enter your choice. अब हमसे चॉइस मांगी जा रही है, तो चलिए हमने चॉइस दे दिया यहाँ पर 3 किसके लिए ऑप्शन है? मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 600। सारे करके देखें। फर्स्ट नंबर 60, सेकंड नंबर 10, चारों ऑप्शन मांगे गए। चलिए 1 करके देखते हैं। सही आंसर है, समेशन 70 बता रहा है। फिर से करते हैं रन। एंटर फर्स्ट नंबर 60, 10, चारों ऑप्शन आ गए। इस बार दिया हमने 2। सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए? 60 - 10 50, सब्ट्रैक्शन 50, राइट। फिर से रन किया। इस बार डिवीजन करके देखेंगे। 60, 10, चारों ऑप्शन। इस बार 4 दिया। आउटपुट क्या होना चाहिए? 6। डिवीजन इक्वल टू 6। चलिए डिफॉल्ट करके भी देखते हैं। इस बार ऐसा ऑप्शन देंगे जो है ही नहीं, 6 दे देंगे। हमने ऑप्शन दिए कितने? 4, और यहां सेलेक्ट क्या कर लिया हमने? 7। इनवैलिड ऑप्शन, राइट। तो इस तरह से हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं स्विच केस का यूज करके एक ही प्रोग्राम में एक साथ। क्लियर है? तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्विच केस एग्जैक्टली कब कहां यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, जहां पर हमें कई सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं अपने यूजर्स को। भाई आप ये भी कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, मर्जी बताओ अपनी क्या करना चाहते हो। यूजर अपनी मर्जी बताएगा। कैसे बताएगा? कीबोर्ड से बताएगा। जो भी इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग, उससे रिलेटेड जो भी ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। क्लियर? तो दैट इज द यूज ऑफ स्विच केस कंट्रोल स्टेटमेंट। ऑलराइट, अब हम चलते हैं आगे बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। अगला कंट्रोल स्ट्रक्चर, और अगले कंट्रोल स्ट्रक्चर का नाम है इटरेशन। असल में इटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर का नाम नहीं है। इटरेशन तो एक प्रोसेस का नाम है, ठीक है। इटरेशन इज जस्ट अ प्रोसेस इन प्रोग्राम। इटरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं, राइट। तो आइए पहले समझते हैं इटरेशन प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली। इटरेशन को पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इटरेशन प्रोसेस का यूज करके, मतलब इटरेशन प्रोसेस वो ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने प्रोग्राम के किसी पर्टिकुलर पार्ट को, किसी सेक्शन को, किसी हिस्से को बार बार रिपीट कराते हैं। मतलब आप सिंपली याद रख सकते हैं कि रिपीटिशन ही इटरेशन है, राइट। मान लीजिए हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है इतना, लेकिन प्रोग्राम के इतने हिस्से को, प्रोग्राम के इतने हिस्से को हम चाहते हैं कि कई बार पढ़ा जाए, 10 बार, 15 बार, 25 बार, 1000 बार, ठीक है। केवल इतने पोर्शन को, पूरे को नहीं। बाकी जो बाहर है उसको एक बार ही रीड करना है, लेकिन इतने पोर्शन को, इन 4 लाइंस को हम चाहते हैं कई बार रिपीट किया जाए, ठीक है। तो ये रिपीटिशन की प्रोसेस जो होती है, किसी पर्टिकुलर पार्ट को बार बार रिपीट करने की प्रोसेस इटरेशन कहलाती है, ठीक है। और इटरेशन प्रोसेस को करने के लिए, इस प्रोसेस को अपने प्रोग्राम में परफॉर्म करने के लिए जिन कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है, कौन से यूज किए जाते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स? 3 होते हैं। 3 स्टेटमेंट्स का यूज करके हम ये काम कर सकते हैं। एक तो डू वाइल, दूसरा वाइल, और तीसरा होता है फॉर। ये 3 कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज किए जाते हैं अपने प्रोग्राम में इटरेशन प्रोसेस करने के लिए, इटरेशन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। और इटरेशन के लिए जो 3 कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं, इन स्टेटमेंट्स को कहा जाता है लूपिंग स्टेटमेंट्स। ऑलराइट, ध्यान रखिएगा, मैंने अभी एक बात कही थी कि ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है C++ का, ठीक है। क्यों कहा था कि ना केवल C++, हर प्रोग्रामिंग का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप C की बात करें, C++ की बात करें, जावा की बात करें,
असल में अगर आप आईटी सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, आगे चल के करियर बनाना चाहते हैं आईटी सेक्टर में, तो आईटी सेक्टर में ये बात तो लगभग ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि जब आईटी सेक्टर में आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वहाँ आप रिटन एग्ज़ाम वगैरह देते हैं किसी भी आईटी सेक्टर में, तो वहाँ पर आपसे डीएसए इसके अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डीएसए को सॉल्व करने के लिए आप अधिकतर इन्हीं 3 लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। और डीएसए को सॉल्व करने के लिए एरे, अभी आगे हम जब बढ़ेंगे तो एरे के बारे में भी पढ़ेंगे, अक्सर एरे का यूज़ किया जाता है डीएसए के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन लैंग्वेजेस में। और एरे को हैंडल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। इस वजह से ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लूपिंग में जितनी अच्छी आपकी पकड़ होगी, जितना अच्छा अप्रोच होगा आपका, उतना अच्छा आप एरे को हैंडल कर पाएंगे, और जितना अच्छा एरे को हैंडल कर पाएंगे उतना अच्छा आप डीएसए के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, और जितना अच्छा आप डीएसए के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे उतना अच्छा आप सिलेक्शन पाएंगे आईटी सेक्टर में, राइट। तो कुल मिला के ये आपको कहाँ पहुँचा सकता है, लूपिंग स्टेटमेंट अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं और किस पर्पज से मैं आपको बोल रहा हूं कि लूपिंग स्टेटमेंट सीखना बेहद जरूरी है। ऑलराइट, तो चलिए आगे बात करते हैं। डू, वाइल एंड फॉर, ये 3 होते हैं लूपिंग स्टेटमेंट C++ प्रोग्रामिंग में। अब इन तीनों का यूज एक ही है, मतलब तीनों का यूज करके हम अपने प्रोग्राम में कौन सी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, इटरेशन, रिपीटिशन, राइट। पर तीनों के दो बनाने का तरीका है, तीनों का जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, वो थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। काम करने की प्रोसेस भी थोड़ा सा अलग अलग होती है, लेकिन करते एक ही काम है, ठीक। अब बात करते हैं कि अगर इन तीनों में से किसी का भी हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, चाहे डू वाइल का करें, वाइल का करें, फॉर का करें, तीनों में से किसी का भी यूज करें, तो हमें अपने लूपिंग स्टेटमेंट के लिए 3 चीजें बतानी पड़ती हैं प्रोग्राम के अंदर। 3 स्टेटमेंट्स अपने लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में हमें प्रोग्राम में लिखने पड़ते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप, मतलब लूप को शुरू कहां से करना है, जो रिपीटिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कहां से करनी है, मतलब कितनी बार है। ऐसा नहीं कि कहां से, मतलब प्रोग्राम में आप बता रहे हो कि यहां से। ऐसे अगर आप बोलते हो कि 10 बार रिपीट करना है, तो 10 बार मतलब 1 से 10 बार, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप सीढ़ी चढ़ना शुरू करो, आपके घर में 10 सीढ़ियां हैं, छत तक जाती हैं, ठीक है। घर में ये हमारे 10 स्टेयर्स हैं, कितनी हो गई, 10 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद छत आ गए, ठीक है। तो अब आप चढ़ना शुरू किए, तो जब आप पहली सीढ़ी चढ़ोगे तो आप अगर 1 बोलते हो, पहली सीढ़ी चढ़ा, आपने कहा 1 2 3 4 5, तो पक्की बात है कि आप 1 से स्टार्ट करोगे तो यहां पर पहुंचोगे तो आपके मुंह से निकलेगा 10। पर अगर मैं कहूं कि नहीं, आपको 1 नहीं, जब आप फर्स्ट सीढ़ी चढ़ोगे तो आपको बोलना है यहां पर 5। जब आप पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो 1 की जगह आपको 5 बोलना है, फिर एक एक बढ़ते जाना है। तब आपको यहां 10 मिलेगा क्या? 10 नहीं मिलेगा, तब आपको यहां मिलेगा 14, जबकि सीढ़ी आप 10 ही चढ़ रहे हैं। आपके लास्ट सीढ़ी पर आप क्या बोलेंगे? 14, लेकिन सीढ़ियां एग्जैक्टली कितनी चढ़ी आपने? 10 ही चढ़ी ना, राइट। तो ये जो स्टार्टिंग आप बताते हैं कि शुरू कहां से करना है, इसको कहा जाता है लूप का इनिशियलाइजेशन, क्लियर। फिर कहां तक करना है, इसको कहा जाता है लूप की कंडीशन, मतलब ये जो रिपीटिशन प्रोसेस है ये कब तक चलेगी, ये बात हम जहां पर बताते हैं उसको बोलते हैं लूप की कंडीशन। और फिर उसके बाद कितना कितना करके बढ़ना है। जैसे यहां पर तो पक्की बात है हम एक एक बढ़ रहे हैं, 5, फिर आगे बढ़े 6, फिर 7, फिर 8। अगर हम एक एक करके सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो ठीक है। अब यही अपन दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझते हैं इस बात को। हमारे घर में छत में जाने के लिए 10 सीढ़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, 10 सीढ़ियां। अब मैंने आपको कहा कि आपको यहां से छत तक जाना है,
ठीक है, तो कितने स्टेप में आप पहुंचोगे? यहां से आपको छत तक जाना है, आप कितने स्टेप में छत में पहुंच जाएंगे? ये किस पर डिपेंड करता है, आप कितनी कितनी सीढ़ी चढ़ रहे हैं। अगर आप एक एक करके सीढ़ी चढ़ेंगे तो आप 10 बार में 10 स्टेप में पहुंचेंगे छत पे, ठीक है। लेकिन यही अगर आप कूद कूद करके 2-2 सीढ़ी चढ़ गए, 5 बार में पहुंच जाएंगे। पैर लंबे हैं, आपकी हाइट अच्छी है, तो आप 3-3 सीढ़ी चढ़ो और जल्दी, और कम स्टेप लगेंगे, ठीक है। तो आपने ये बता दिया कि लूप को शुरू कहां से करना है, कहां तक ले जाना है, पर कितना कितना बढ़ाते हुए ले जाना है, ये जहां पर आप बताते हैं उसको कहा जाता है इंक्रीमेंट, या अगर घटाते हुए भी चला रहे हैं तो डिक्रीमेंट, राइट। मतलब ये 3 स्टेटमेंट्स बेहद जरूरी होते हैं जब हम अपने प्रोग्राम में लूपिंग स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं। तो क्लियर है? आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा थोड़ा सा, लेकिन जब प्रोग्राम बनाएंगे तो ये 100% पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों का मतलब क्या है और इनको अप्लाई करने से होता क्या है, क्या काम करते हैं ये तीनों स्टेटमेंट्स, ठीक है। जब हम इन तीनों लूप्स के प्रोग्राम बनाएंगे तब ये बातें और भी अच्छे से क्लियर होंगी, ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया हो, जिसमें हमने स्विच केस स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए देखा, साथ ही इटरेशन प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होती है, क्या होते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स, इनको भी समझा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, पढ़ करके मजा आया हो, तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा जो कोडिंग सीखना चाहते हो, ऑलराइट। और साथ ही अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके, ऑलराइट। और आप घर बैठे सीख सकें C++ प्रोग्रामिंग, ऑलराइट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।